बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवी साबरी है। आज हम 1 अप्रैल 2024 मंडे के नॉन एडिटोरियल्स का एनालिसिस करेंगे। एज यूजुअल आपके सामने राइट साइड पे डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि हाईलाइट किए गए हैं और उनके उर्दू मीनिंग और साथ उनके सिनोनिम्स ये आपके सामने हैं। अच्छा, तो गवर्नमेंट सपोर्ट ये एक पहला हमारा एडिटोरियल है और इसके साथ क्वेश्चन मार्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जिसका आपको आगे चल के पता चलेगा। बेसिकली बात ये की गई है कि पाकिस्तान के जो करंट फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं मोहम्मद औरंगजेब, वो आईएमएफ के साथ डील कर रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स में। और एक शॉर्ट टर्म डील के लिए तो उन्होंने राजी कर लिया है आईएमएफ को, लेकिन वो आगे एक लार्जर और मीडियम टर्म जो डील है उसके लिए चाह रहे हैं कि उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो करंट फिस्कल ईयर जो चल रहा है, यानी कि ये जो जून 2024 तक जाएगा, इसके अंदर अंदर कुछ इसकी डिटेल्स वगैरह तय हो जाए और स्टाफ लेवल का कोई एग्रीमेंट हो जाए। ये बात उन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बात करते हुए अपने आइडियाज शेयर किए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो आईएमएफ है, लेंडर मींस आईएमएफ, लेंडर जो कर्ज देने वाला होता है, यानी कि वो यहाँ आईएमएफ है, बात उसकी हो रही है कि वो बहुत रिसेप्टिव है, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान की बात को अच्छी तरह से सुना है और वो उस पे फॉलो करने जा रहे हैं और वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो और फाइनेंस मिनिस्टर ये समझते हैं कि हमें आईएमएफ के साथ कोई अगले 3 साल तक एक प्रॉपर वे में चलना है, डिसिप्लिन होके इस तरीके से चलना है कि वो हम अपने सारी जो आईएमएफ की शराइत हैं वो पूरी करें और वो शराइत पूरी करके फिर हम एक इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ आ सकते हैं और उन 3 सालों में हम वो मेजर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो हम ला सकते हैं अपने सिस्टम में, अपने फाइनेंशियल सिस्टम में, कि जिससे कि हमारी इकोनॉमी एक रेगुलर वे में चलेगी। तो ये लॉन्ग डिलेड स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं, इनके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको बात बता देता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि किसी भी इकोनॉमी में जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे चलाई जाती जा रही होती हैं, मतलब डे टू डे बेसिस पे कह लें, या छोटे फायदे को जहन में रख के चलाई जा रही होती हैं, जिसमें कि सब्सिडीज होती हैं, जैसा कि मतलब डिफरेंट जगहों पे, अब ये पंजाब गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, वो जो ये रमजान पैकेज दे रही है, फ्री में आटा लोगों को दे रही है, ठीक है, या फिर यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर कम कीमत पे लोगों को चीजें दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ये लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन और इस तरह की बसेस वगैरह चलती हैं जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पे टिकट्स वगैरह दे रहा है। अब ये जो सारा सब्सिडी का बोझ है ये गवर्नमेंट के ऊपर होता है, ये खजाने के ऊपर होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती फायदे के लिए कि गवर्नमेंट को लोग अच्छा कहें और अगले इलेक्शन का जो है ना वो रास्ता सीधा हो जाए और गवर्नमेंट में रहने वाले लोग अगले इलेक्शन फिर जीत जाएं कि लोग समझें कि बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा काम नहीं है, ठीक है। सब्सिडीज देना किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा काम होता है और ये इकोनॉमी की जड़ें खोखली करता है। इसलिए इसको जितना जल्दी से जल्दी खत्म कर दिया जाए उतना ही अच्छा होता है, ताकि सारी चीजें ओवरऑल अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं। लेकिन ये गवर्नमेंट्स को करना इसलिए भी पड़ता है समटाइम्स कि ये लॉलीपॉप्स होते हैं, जो कि ओवरऑल जो कि महंगाई होती है, लोगों की अपनी ज़रूरतें ज़िंदगी जो है वो महंगी होती हैं, तो कुछ ना कुछ उनको थोड़ा सा चलो को रिलीफ देने के लिए ये होता है। तो अब जाहिर है उसका एक सोल्यूशन ये भी होता है ना कि आप जो असल जो एरियाज हैं उनके ऊपर फोकस करें और जो इकोनॉमी को ओवरऑल इतना अच्छा कर दें कि लोगों के लिए महंगाई ना रहे, या महंगाई कम हो जाए या लोगों की कुव्वत खरीद ज्यादा हो जाए।
तो इस तरह करके ये मेजर स्ट्रक्चरल चेंज के लिए वो कह रहे हैं कि 3 साल चाहिए। तो ज़ाहिरी तौर पर तो हमें नज़र आता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, उन्होंने जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका कॉन्फिडेंस विन कर लिया है और वो स्प्रिंग मीटिंग्स में इसके ऊपर कोई अर्ली फाइनलाइजेशन ले लेंगे। ठीक है, अब ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस असल में बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को मिला के जब इकट्ठा बोलना होता है तो इनका नाम है ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे अपना एनालिसिस शुरू करता है हमारा राइटर। हमारा राइटर कहता है कि अब एक ऐसा टाइम कि जब फाइनेंस मिनिस्टर को गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट चाहिए, उस टाइम पे हमारे जो गवर्नमेंट है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मोहम्मद औरंगजेब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके रोल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट में उनकी इंपॉर्टेंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, क्योंकि हर काम पैसे से होना है और पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही मिलना है। ठीक है, तो अब प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया कि प्राइम मिनिस्टर ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो हेड है, वो इसहाक डार को लगा दिया है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका काम ही कोई नहीं है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट वो इदारा है जहां पे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनके नुमाइंदे बैठ के एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं और फाइनेंशियल मैटर्स ही ज्यादातर होते हैं उसमें डिस्कशन करने के लिए। और जो भी एक दूसरे के साथ उनके गिले शिकवे होते हैं वो भी, और गिले शिकवे के अलावा जो भी पॉइंट्स ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, और जहां जहां पे उनके लिए कोई मतलब उनकी कोई राय एक नहीं बन पा रही होती, जहां पे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उस ओपिनियन को डिस्कशन के थ्रू उसको सॉल्व किया जाता है और एक वन पेज पे लाया जाता है सबको। क्योंकि ज्यादातर फाइनेंशियल मैटर्स ही होते हैं, एनएफसी अवार्ड वगैरह, तो इसलिए वहां पे नॉर्मली फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हेड करता है उसको। फॉरेन मिनिस्टर जो कि सागदार है, फॉरेन मिनिस्टर तक का तो काम ही पाकिस्तान से बाहर है। ठीक है, तो उसको हेड बनाने की कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन शहबाज शरीफ ने ये लगा दिया है और ये भी एक प्रॉब्लम है। अब इसका ये प्रॉब्लम क्या है कि साइडलाइन कर दिया है मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को। अच्छा, अब फॉरेन मिनिस्टर को साइडलाइन करने का मतलब क्या है कि प्रोविंसेस के साथ जब डिस्कशन होनी है, जब प्रोविंसेस के साथ आईएमएफ के पैकेज के ऊपर कुछ बातचीत होनी है, तो वहां पे आईएमएफ के साथ डील तो फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है, और फॉरेन मिनिस्टर सूबों के साथ इंटरेक्शन में ही नहीं है, क्योंकि वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए शहबाज शरीफ ने एक तरह से साइडलाइन करना चाहा है करंट फाइनेंस मिनिस्टर को। ईसीसी जो सॉरी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है सीसीआई में से साइड पे करके, और दूसरी तरफ है ईसीसी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल। ये भी सूबों और मरकज के दरमियान में एक इदारा होता है जो कि स्पेशली जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है उसके ऊपर बात होती है। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल जो है उसको हेड कौन करता है? फॉरेन मिनिस्टर, और उसमें सूबों के नुमाइंदे भी होते हैं। लेकिन पहली दफा और दूसरे सूबों के नुमाइंदे और दूसरे भी लोग उसमें काफी होते हैं जो फाइनेंस को डील करते हैं। उसको फाइनेंस नॉर्मली ये फाइनेंस मिनिस्टर करता है, ये उसी की पोजीशन होती है। लेकिन इस दफा जो है शहबाज शरीफ जो कि प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने खुद हेड किया है। हालांकि उनका कोई ताल्लुक नहीं है इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल के साथ, तो उन्होंने खुद हेड किए। ठीक है, इसी तरह से क्या है कि फिर दोबारा इसको जो है ना वो कह ले कि दूसरी कोशिश कि फाइनेंस मिनिस्टर को साइडलाइन किया जाए। अब तीसरी कोशिश क्या है कि जो कैबिनेट कमेटी फॉर प्राइवेटाइजेशन बनी है,
प्राइवेटाइजेशन का काम फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड होता है, तो उसका हेड फाइनेंस मिनिस्टर को बनाने के लिए की बजाय उसका फिर मिस्टर इसहाक डार को बना दिया है। ठीक है, उसका हेड बना दिया है गवर्नमेंट ने। तो मतलब इस तरह से शहबाज शरीफ की जो गवर्नमेंट है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर खुद, वो फॉरेन मिनिस्टर को साइडलाइन करने पे पूरी तरह से तुले हुए हैं। और फॉरेन मिनिस्टर वो बंदा है जो आईएमएफ के साथ डील कर रहा है और उनका कॉन्फिडेंस विन कर रहा है। और अगर आईएमएफ के साथ डील करते हुए उन्हें गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस हासिल नहीं होगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब वो डील जो है वो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है खुद से पीछे हट जाए, हो सकता है आईएमएफ कहे कि आपके आपके पास तो गवर्नमेंट की सपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से प्राइवेटाइजेशन का हेड भी फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं लगाया गया, बल्कि फॉरेन मिनिस्टर को लगा दिया गया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह करके अब हमारा राइटर ये कहता है कि ये जो सारी कोशिश हो रही है, इस सारी कोशिश में जहां जहां फॉर फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है, वहां वहां फॉरेन मिनिस्टर को लगा दिया गया है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं बनता। बेशक वो सीसीआई है या ईसीसी है या प्राइवेटाइजेशन का बोर्ड है, तो इन सब में फाइनेंस मिनिस्टर का रोल बनता है, उसको देना चाहिए। इसका फायदा ये है कि इंटरनली भी चीजें ठीक चलेंगी और इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ के साथ डील करने के लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर को ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और यही मुल्क के हक में है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो अ, जल्द अज जल्द अपने फैसलों पे नजरसानी करें। और न्यूज़पेपर कहता है कि अब ये उम्मीद ही की जा सकती है कि सैनिटी प्रिवेल करेगी, दैट सेंस विल प्रिवेल। सेंस विल प्रिवेल का मतलब ये है कि कोई अच्छे डिसीजन सामने आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जहां जहां फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है, वहां वहां फाइनेंस मिनिस्टर को लगाया जाएगा। तो इस तरह करके वो एक अच्छी उम्मीद के साथ इस अपने एडिटोरियल का एंड करता है। जी, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड एडिटोरियल की तरफ, बाइडेंस लेटर। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, जो हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है, न्यू गवर्नमेंट, उसको एक लेटर लिखा है, जिसमें एक बड़ी पॉजिटिव टोन है कि हम आपके साथ फ्यूचर में काम करने पे तैयार हैं। ठीक है, और जो भी ग्लोबल और रीजनल चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान के साथ हम मिल के काम करने पे तैयार हैं। दूसरे लफ्जों में पाकिस्तान को हेल्प करने पे तैयार हैं। अच्छा, अब इस लेटर में जो कंटेंट है उसके हवाले से कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये लेटर खुद से काफी तकलीफ कम करने वाला है। ठीक है, एनोडाइन, एनोडाइन रिलैक्सिंग है। हम कहते हैं कि वो जो है ना, डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर से बात करके ही हमें काफी काफी तसल्ली हो जाती है, और डॉक्टर की बातों से हमें काफी मर्ज जो है वो कम हो जाता है। वो चीज एनोडाइन होती है हमारे लिए। तो ऐसे कि लेटर जो है वो एनोडाइन है। और कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दौर से जो है ना, वो पाकिस्तान मिलिट्री के साथ ही ताल्लुकात अमेरिका के चल रहे थे, सिविलियन लीडरशिप के साथ कोई इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद से। तो लेकिन अब ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा है, और अमेरिकन अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये जो एक और स्टांस है कि वो जो हमारे फॉरेन प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनसे कोई बात नहीं करेंगे और उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, इस चीज ने सबके कान खड़े कर दिए हैं कि ये क्या बात है। जाहिर है इसकी रीजंस हैं। रीजंस ये हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से, अब जाहिर है अमेरिका ये चाह रहा था कि अफगानिस्तान से विड्रॉल के दौरान में यूएस फोर्सेस को बहुत अच्छा हेल्प आउट किया जाए और पाकिस्तान सारा कचरा और सारा जनाब जो है ना इल्जाम अपने सर ले ले, और यूएस को आराम से विड्रॉ करवा दिया जाए। तो वो इमरान गवर्नमेंट ने को बहुत अच्छा उनके लिए
जो है ना वो विड्रॉल का इस तरह का नहीं बनाया था, बहुत एंटरटेन नहीं किया था। उन्होंने कहा जी अपना गंद है, आप ही साफ करें। वो भी उसको एक तंगी है। और इसी की वजह से फिर ये हुआ कि यकदम उनको निकलना पड़ा और तालिबान ने दोबारा टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान पे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान यूएस और यूक्रेन की जो वॉर थी इमरान खान के दौर में, उसमें नॉन अलाइंड रहा। उसने अमेरिकन उस मुतालबे को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी कि यूक्रेन के हक में बयान दें और रशिया के खिलाफ रहें। ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर उसके बाद जो डोनाल्ड लू वाला मामला है, उसमें अमेरिकन स्टेट ऑफिशियल डोनाल्ड लू को पूरी दुनिया में इतना जलील किया इमरान खान ने, तो वो भी उनको तंगी है, जिसकी वजह से वो इमरान खान के बड़े खिलाफ है। तो लेकिन बहरहाल व्हाइट हाउस ने आगे चलने का इशारा दिया है कि पिछली बातों को छोड़ें और आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसमें लेकिन साथ ही लेटर में ये भी बताया गया है कि बहुत उम्मीदें ऊपर नहीं रखनी। हम आपके साथ को बहुत ज्यादा no longer be as willing to get involved with Pakistan as it was once, कि जो इतने ज्यादा पहले इन्वॉल्व थे वो लोग पाकिस्तान में, उतने अब ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे, ह्यूमन राइट्स पे काम करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा एजुकेशन और हेल्थ, इसके ऊपर काम करेंगे, और इकोनॉमिक ग्रोथ की चीजों के ऊपर पाकिस्तान को वो हेल्प आउट करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक एड में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी में कोई हेल्प नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खुद से डील करना है, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ये सारा उन्होंने बता दिया है। और यहाँ तक के देखें, बड़ी अलार्मिंग, बड़ी सीरियस बात है कि जो बाइडन ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया कि आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर। इसका मतलब कि वो होने वाले इलेक्शन को ओन नहीं करते, जिसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है। अब उसको ओन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि अमेरिका में पूरी दुनिया की जगह सही होगी, क्योंकि वो रिगिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है फरवरी के बाद से, इलेक्शन के बाद से, उसको भी उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया कि वो भी ठीक है। मतलब वो न्यूट्रल है इस हवाले से। और न्यूट्रल इस तरह से, एक तरह से कह लें कि न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मुबारक देना एक कह लें कि वो एक नॉर्म्स में आता है। एक दुनिया की नेशंस जो है ना, उनको एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखना होता है, तो वो ऑफिशियल नॉर्म्स होती हैं, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि वॉशिंगटन जो है ना, वो अब पाकिस्तान से फासला रखना चाहता है। ठीक है। अब उसके बाद आगे फिर न्यूज़पेपर अपना एनालिसिस देता है कि एक तो फासला रखना चाहते हैं, और दूसरा ये कि बाइडन का जो लेटर है ना, इट इज टू लिटिल एंड टू लेट। की वजह क्या है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो जो बाइडन की अब टर्म ही थोड़ी सी रह गई है। अब अप्रैल आ गया है और नवंबर में उनके इलेक्शन है। और नॉर्मली नवंबर से भी कुछ पहले ही वो तैयारियां शुरू कर देते हैं, सिटिंग गवर्नमेंट जाने की तैयारियां शुरू कर देती है। तो अब तो 5-6 महीने का सिर्फ टाइम है, और उसके लिए उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसका मुकाबला होगा। और ज्यादा चांसेस यही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है, वो सिर्फ बेबी स्टेप्स लेगी, यानी कि छोटे छोटे इकदाम करेगी कि जिससे वो ताल्लुकात ठीक रहें। अब असल तो काम आगे आने वाली गवर्नमेंट के साथ ही करना है ना, कि वो क्या करती है। तो सब हम चलते हैं अपने थर्ड एडिटोरियल की तरफ। फैमिली सिंस। फैमिली सिंस असल में जो पाकिस्तान में जो फैमिली मेंबर्स की तरफ से गर्ल्स के रेप के वाकयात हैं, उनके ऊपर ये बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि असल में लास्ट वीक में टोबा टेक सिंह में जो वाकया हुआ है, जिसकी वजह से कि मतलब एक बाप ने और बेटे ने अपनी ही बहन को और बेटी को रेप किया और फिर उसको मार के दफना दिया, और फिर वीडियो बनी और वीडियो उनके भाई ने वायरल की, मारने की वीडियो, गला दबा के मारने की वीडियो वायरल की। और उस वीडियो की वजह से फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दोबारा निकाला गया, और जब पोस्टमार्टम किया गया तो कहा यह जाता है, एलिजली
कहा यह जाता है कि शायद वो लड़की प्रेग्नेंट थी जिसको मार दिया गया। तो अब उसकी वजह से फिर ये एडिटोरियल में लिखा है कि डॉन का एडिटोरियल एडिटर बोलता है, कहता है कि ये सिर्फ कोई वायलेशन नहीं है, कोई लीगल वो नहीं है, बल्कि ये फैमिली ऑनर का भी मसला है और ये सारी सोशल चीजें हैं। इसके अलावा साथ ये हॉरिफिक क्राइम भी है। ये बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि फिर ये आगे चल के टीन सुसाइड की तरफ जाता है, बच्चे से खुदकुशियां करते हैं और इस तरह के बहुत ट्रेजिक वाकयात इसके वजह से होते हैं। वो बताता है कि 2021 में कसूर में पुलिस ने एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया जो कि अपनी डॉटर से रेप कर रहा था, कई दफा किया उसने। फिर पिछले साल जो है वो 2023 के स्टार्ट में एक यूनिवर्सिटी लेक्चरर ने एग्जाम में इंसेस्ट के हवाले से, यानी कि खानदानी सेक्स के हवाले से क्वेश्चन दे दिया पेपर में। फिर उसी साल, पिछले साल ही, यानी कि 2023 में एक जो 14 ईयर गर्ल्स थी, लाहौर में गर्ल थी, उसने अपने बाप को मार दिया कि ये मुझे बहुत पिछले कुछ महीनों से रेप कर रहा था। उसने मार दिया, उसको मौका मिला। और लास्ट वीक जो वाकया हुआ है वो आपके सामने है, टोबा टेक सिंह में। तो इस तरह से करके वो कहते हैं कि ये जो केसेस है ना, ये तो रिपोर्ट हो गए हैं, लेकिन इसके बहुत सारे हिडन विक्टिम्स भी हैं। और इतनी बड़ी तादाद, वो कहते हैं कि 60% टू 70% जो केसेस हैं, इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, वो तो रिपोर्ट ही नहीं होते, वो तो मीडिया पे आते ही नहीं है, वो तो कहीं थाने कचहरी मीडिया पे कहीं आते ही नहीं है। तो इसलिए वो तो छुपे ही रह जाते हैं। तो इसलिए ये जो केसेस हैं ये बहुत ज्यादा हैं। और जो WAR की रिपोर्ट है 2021 की, उन्होंने कहा है कि उनके पास जो भी माइनर्स को अब्यूज, माइनर्स के मतलब 18 ईयर से कम के बच्चों के साथ जो सेक्सुअल अब्यूज हुआ, उसकी जो जितने भी केसेस आए उनमें 60% इंसेस्ट के थे। यानी कि 60% अपने ही खानदान के लोगों ने, कोई भाई ने, कोई बाप ने, कोई चचा ने, कोई ताया ने, कोई मामू ने, इस तरह करके उन्होंने मतलब कोई रेप किया। ठीक है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में, जिसको हम एक मुस्लिम मुआशरा कहते हैं। फिर वो कहता है कि ये जो आगे इसका पाथ ऑफ जस्टिस है, इंसाफ लेने का जो तरीका है, जो रास्ता है, वो बहुत कड़ा है, बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि लीगल फ्रेटर्निटी, यानी कि वकीलों के सामने ये सारे मामले को लाना, फिर थानों के साथ, थानों की सेटिंग कैसी है वो हमारे सामने है। तो ये सारे मामले में लगता ऐसे ही है कि बहुत सारे केसेस चुप ही रह जाते हैं और वो थाने कचहरी तक आते ही नहीं हैं। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो हमारा जो स्टेट का सपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, नीडेड फॉर मदर्स टू रिपोर्ट सिक माइंडेड फैमिली मेंबर्स। ठीक है। और ये कि मतलब ये है कि जो हमारा मतलब जाहिर है कि इस मामले में जो लड़की जिसके साथ, ये माइनर लड़की है, उसके साथ ये गलत काम हो रहा है, तो उसकी मदर सबसे ज्यादा रेलेवेंट पर्सन होती है कि जिसको इक्विप करना चाहिए कि वो इस तरह के सिक माइंडेड फैमिली मेंबर्स की रिपोर्ट कर सके थाने कचहरी में जाके। तो हमारी जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो रियासत है, उसको ज्यादा सपोर्ट देनी चाहिए मदर्स को, ताकि मदर जाके अपना केस लड़ सके और इस तरह के फैमिली मेंबर्स के बारे में थाने कचहरी में जाके रिपोर्ट कर सके, ताकि स्टेट उसको, उस क्रिमिनल एक्टिविटी को रोक सके और अब्यूजर्स जो हैं उनको उस तरह से खुली आज़ादी ना मिले। तो लेकिन बहरहाल ये जो एक दाग है वो हमारी सोसाइटी के ऊपर है। ठीक है। और इस दाग को मजीद दागदार करने में हमारा जो स्टेट का सिस्टम है और उसके प्रोसीजर्स हैं और सोसाइटी की हर्डल्स हैं, ये और बहुत ज़्यादा काम खराब करती हैं। तो इसका हमें सोचना चाहिए कि हमारा मुआशरा जो है वो किधर को जा रहा है। और हमारे मुआशरे में ये जो एक ट्रेंड है, ये इंतहाई गलत ट्रेंड जो है वो पैदा हो रहा है। क्योंकि बात ये है कि इस तरह के लोग मेंटली सिक लोग होते हैं और ये अपने ही घर में और अपने ही इजीली अवेलेबल टारगेट्स के ऊपर अटैक करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज उनका करते हैं कि जो
कि जो आगे से रेज़िस्ट भी नहीं कर सकते मौके पे भी और फिर बाद में भी उसको कहीं किसी को बताने के भी काबिल नहीं होते, तो ये मेंटली सिक लोग होते हैं और ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा हो रहा है और 60 टू 70% ये छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, इसको रुकना चाहिए। तो इसके साथ ही आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।